अनिल भाई वहां जा रहे हैं और भारत के अनेक देशों, अनेक कोनों में जाके, अनेक शहरों में जाके उन्होंने काव्य पाठ किया है। वो हास्य के जादूगर हैं और घंटों इस माइक पर खड़े होने की क्षमता उनके पास है। इंटरनेट की दुनिया से लेकर टेलीविजन की दुनिया में हर जगह एक नाम छाया हुआ है जिसका नाम होता है अनिल अग्रवंशी। तो मैं चाहता हूं इस बड़े कवि को मैं अकेला बुलाऊंगा, मेरा सामर्थ्य नहीं है, आप मेरा साथ दीजिए, सब मिलकर बुलाइए एक बार। आइए हम बुलाते हैं भाई अनिल अग्रवंशी। इतनी शालीनता से मैंने शायद पिछले 25 कवि सम्मेलनों में आज इतनी शालीनता से नमस्ते करी, उसके बाद एक ताली कैमरे में भाई, कैमरे में वाले देखिए, कैमरे वाले इसको बिठा कर बैठ जा भाई, बैठ जा, इसका फोकस बना दे इस जगह बैठ जा भाई। कितना बढ़िया कवि सम्मेलन चल रहा है। सदानंद महाराज श्री श्री 1808 श्री गोविंद जी को प्रणाम करता हूँ। बिल्कुल ऐसे बैठे, बिल्कुल हमारे 13 प्रमुख जो है वो, इनको हनीप्रीत की तलाश है। ताली जरा एक बार मिलके बजाओ, मैं शुरू होना चाहता हूँ। इतना बढ़िया गीत पढ़ा सरला जी ने। महिलाएं हैं, तारीफ कर दो, इतना जाती है। मैंने कहा इतना खूबसूरत दिखती हो, इतना सुंदर लिखती हो। बोली भगवान ने मेरे को अपना हाथ से बनाया है। मैं बोला मैं कौन सा गूगल का डाउनलोड करें, मैं भी हाथ से बनाया हूं। पर महिला का कुछ नहीं पता भाई साहब, कोई कुछ भी कर सकता है। हमारे भाई बैठे नरेंद्र जी, आपकी भाई साहब मैं हिम्मत किताब देता हूं। मतलब इनको कंट्रोल करना नहीं। भाई साहब ये कह रहे खुशियां, कहां से खुशी ढूंढे। मैं इनके घर गया, बिंदु जी ने तो 50-50 के 2 नोट दिए। बोले आलू लिया, टमाटर लिया। 15 मिनट बाद आके ट्रक के मारे बोले ये तो पता किसके पास टमाटर लाऊं, किसके आलू लाऊं। डरे बैठे हैं लोग भाई साहब। लेकिन जीवन है ये, खुशियों का जीवन है और खुशियां जरूरी है साहब। हमारे जीवन में खुशियों का मोल है। खुशियां पता नहीं हमने क्यों खो दी। पहले पंचायतें होती थी, चौपाली लगती थी गांव में, हंसते थे लोग, मुस्कुराते थे। अब पता नहीं खुशियां कहां चली गई। खुशियां ढूंढने का समय है साहब। और ये खुशियों के लिए आज गोविंद जी ने और राजेश भाई ने कार्यक्रम आयोजित किया है कि आपकी खुशियों। 3 लोग पीछे बैठे, मैं राम राम करता हूं उनको। मेरे को ऐसा फील हो रहा है कि दिल्ली में 70 सीट थी, 67 केजरीवाल ले गया। कितनी बची? वो ऐसे ही बैठे रहते विधानसभा। हाँ, ये वही वाले मस्त लोग हैं। सुनिएगा साहब, मस्ती लीजिएगा। कि सत्ता को संभालते ही मोदी ने ऐलान किया कि खुद नहीं खाऊंगा और खाने नहीं दूंगा मैं। मोदी जी हमारे देश के बड़े नेता हैं। जहां जाते हैं मुरली मनोहर जोशी जी और अडवाणी जी को अपने साथ ले जाते हैं। खास तौर से शपथ ग्रहण समारोह में उन्हें दिखाते हैं शपथ ग्रहण समारोह कैसे होता है। और उन दोनों को अपने सामने ऐसे बिठा देते हैं जैसे ये दोनों बैठे हैं। और मन से एक ही बात कहते हैं, मित्रों आज मैं जो कुछ भी हूं, जहां कहीं भी हूं, इन दोनों की वजह से। और ये दोनों जहां कहीं है मेरी वजह से। लेकिन जब तक मोदी जी हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता साहब। 2 लाख करोड़ का लोन लेकर आए। कितना? 2 लाख करोड़ का लोन लेकर आए जापान से। बदले में देके आए गीता माता। गीता माता की वैल्यू उससे भी ज्यादा है। लेकिन वो समझ, मैं आपसे निवेदन करूंगा, मेरे को आपकी तालियां चाहिए। मोबाइल तो मैं हर वक्त चलते हूं, मैं इसको रख दीजिएगा, आप मस्ती लीजिएगा। 2 लाख करोड़ का लोन लेकर आए मोदी जी, बदले में देके आए गीता माता। 50 साल का लोन है। 50 साल बाद अगर मान लो बाई चांस वो लोन नहीं पहुंचेगा तो जापानी उस पुस्तक को खोलकर देखेंगे गीता को, उसमें लिखा होगा क्यों बेहद चिंता करते हो, तुम्हारा क्या गया जो तुम रोते हो, जो आज तुम्हारा है कल किसी और का हो जाएगा। तो मोदी जी हमारे देश के बड़े नेता हैं और ये चलता ही रहेगा भाई साहब। ये मस्तियां ही चलती रहेगी। इतनी बढ़िया बात पढ़ी, इसने पढ़ी अभी माँ के पिता लिए रोया ये दुनिया भर का, इसने ये पिताजी के लिए रोई, वो बुआ के लिए सुनाई उसने कविता। ये सारे मंडे पढ़े जब से। ये कहां से? ये वाली वीर रस, ये आया था वीर रस में देश कर दूंगा, ये मैं नहीं सुनाता ऐसी वैसी चीज। मैं तो बस्ती की बात करता हूँ। ये आया, एक बार वीर रस जाग गया, कहना सकता है हाथ में सो तो हालात बदल दूंगा।
भाई मैंने कहा तेरे गलत वैक्सीन लग गई क्या? तू अच्छा वाला बदला तो तेरा हो क्या दिया, रस बदल दिया। इसने सोचा है कि रस का कभी चला तू भी सुना दे सकता है, मेरे हाथ में फोन तो हालात बदल दूंगा। लुगाई ने कान पे दिया, बोली पहले पजामा बदल ले। सुबह से उल्टा पहना था तो कोई भी रस कुछ नहीं है, जो मन में है वो पढ़ो। क्या जरूरत पड़ रही है? ये आज कोरोना का टाइम गया साहब, आज हिंदू जी सर अशोक बाबू कोरोना का समय गया, क्या क्या दिन नहीं देखे हमने, अपने अपने कितने अजीज लोग खोए। मैं आपकी मुश्किल समझ सकता हूं सर, आपकी क्या दिन नहीं देखे सर। वही लुगाई 2 साल तक लगातार देखिए क्या हाल हो गया लोगों का। सब भाई साहब, एक तो काम वाली लेट आती थी, उसके ऊपर मतलब 12:30 1 बजे नहाती थी, मेकअप का सामान खत्म था। अब तो हम काम पे चले जाते, रात को आए देख लिया, अंधेरे में क्या दिखाई दिया कुछ नहीं पता। अशोक बाबू मैं समझ रहा हूं, 2 साल लगातार भाई साहब क्या हाल हो गया भाई साहब, क्या लोग बीमार हुए। मेरे साथ बहुत बुरा गुजरा, मेरे से कह रही पकोड़े खाऊंगी, बेसन लिया। अरे मैंने कहा पुलिस डंडे मार रही है बाहर, मोदी जी ने पुलिस छोड़ रखी है, तेरे को बेसन के पकोड़ों की लग रही है। कह रही चुपचाप चला जा, बेसन लिया। मैं भाई साहब बेसन लेने गया था, सूजी लेके आया मार मार के सुझा दिया पुलिस ने। बोली लिया है बेसन, मैंने कहा सूजी लाए हूं, बड़ा ले हलवा। कुछ नहीं होता भाई साहब। और ये महिलाएं अपना अपना मन, जिनका जो मन करता है वो करती हैं, ऐसा नहीं है नहीं होता। परसों परले दिन मेरा कभी सम्मेलन था ऑडिटोरियम में, ऐसी एक महिला बैठी, जैसे 2 बहन जी बैठी हैं, गुस्से में घूर रही, मेरे को गुस्से में देख रही। आई होगी घर में कलेश करके, मेरे को क्या लेना देना भाई साहब। मैंने पूछ लिया, मैं कहा बहन जी मुझसे कोई गलती हो गई क्या? बोली नहीं, तेरी शिकल मेरी सास से मिलती है। कुछ नहीं पता कौन किसको कहां निपटा दे सर, के सत्ता को संभालते। और ये तो फिर भी शांति से बैठे, हमारे रोहतक की तरफ की लुगाई इतनी देर चुप बिठा दो। मैं सच बता रहा हूं, खड़ा नाश हो गया दीपक भाई, ये मैं सच बता रहा हूं। वो एक ने हेलीकॉप्टर चलाना सीख लिया, घर वाले बोले यार हेलीकॉप्टर सीख लिया, एक बार हमको भी सैर करवा दे। बोला यार तुम शोर बहुत मचाते हो। बोला नहीं मचाएंगे, पूरा परिवार हेलीकॉप्टर में शर्त पे बिठा लिया, कोई शोर नहीं मचाएगा। हेलीकॉप्टर काफी ऊंचाइयों तक उड़ा के ले गया, कोई नहीं बोला, मना कर खींचे के लेने। पीछे मुड़ के देखा, सारे नाराज हुए पड़े। अरे बोला कोई कुछ तो बोलो, कोई नहीं बोला। अपनी माँ से बोला माँ तू ही कुछ बोल। माँ बोली मैं क्या मैं बोलूंगा, जब तेरा बाप नीचे गिर गया था मैं जब ही नहीं बोली। नहीं कोई बात नहीं भाई साहब, जाओ। ऐसे लोग आते हैं भाई साहब बीच बीच में, वो किसी ना किसी बहाने से महिलाओं से बात करने का उनको बहाना चाहिए। ऐसे लोग होते हैं देश के अंदर, लेकिन आपका कोई मुकाबला नहीं। हमारे गोविंद बाबू बैठे हैं, हमारे सर बैठे हैं। 4 पंक्तियां वहीं से शुरू करता हूं कि सत्ता को संभालते ही मोदी ने ऐलान किया कि खुद नहीं खाऊंगा और खाने नहीं दूंगा मैं। और अखिलेश बोले अब जिंदगी में राहुल को अपनी ये साइकिल चलाने नहीं दूंगा मैं। अमित शाह बोले चाहे कोई भी जुगाड़ करूं, गवर्नमेंट किसी को बनाने नहीं दूंगा मैं। और योगी जी ये बोले मेरा नारी से क्या लेना देना, खुद ना पटाई और पटाने नहीं दूंगा मैं, खुद ना पटाई और पटाने नहीं दूंगा मैं। हर प्रकार के लोग मिलते हैं, हर प्रकार के। अब ये था भाई साहब कोरोना का टाइम गया, क्या टाइम था साहब हमारी जिंदगी में। सुरेश भाई ऐसा टाइम गया था, इसका फोन आया मेरे पास, कहां गया ये बैठा, कह रहा यार अनिल भाई कोरोना का टाइम है यार, बिल्कुल कमाई नहीं है। मैं यार कमाई मेरे पास भी नहीं है, अब सारा देश भूखा मर रहा है। कह रहा यार कोई भी काम बता दे यार, एक कुछ भी हो जाए आमदनी, मैं बता दूंगा, बुरा मत मानियो। बोला नहीं बता दे क्या है। मैं हमारे पीतमपुरा में सर्कस लगती है, उनका भालू मर गया। बोले यार मुझे क्या करना, मैं कुछ नहीं, भालू के कपड़े पहन के कूदने, भालू का नकाब पहन के कूदवा दिया। वहां 500 रुपए रोज का काम था। अब ये कूद देखा भाई साहब, बाई चांस इनकी वाइफ भी आई हुई थी सर्कस देखने, उसने देखा यार ये भालू मेरे पति की तरह नाच रहा है, समझ में नहीं आ रहा है क्या हो रहा है। इसकी भी निगाह पड़ी लुगाई की तरफ, ये भी खिला उठा, वो लुगाई बैठी है, 2-4 स्टेप फालतू लगाऊं। ये ऐसा कूदा बराबर में शेर का बाड़ा था, उसमें जाके पड़ गया भाई साहब शेर के बाड़े में। और शेर को देखते ही घिग्गी बंद गई इनकी। हे जंगल के राजा माफ कर दो, नकाब उतार के फेंक दिया। मैं कोई भालू वालू नहीं हूं, मैं पी के आजाद हूं। शेर ने भी नकाब उतार के फेंक दिया, बोला मैं भी कोई शेर वेर नहीं हूं, मैं भी अली नगर वंशी हूं। एक बार मिलके ताली बजाओ साहब, क्योंकि हंसना हंसाना आदत है मेरी, अपना बनाना आदत है मेरी।
लोग तो मुंह फेर के चल देते हैं, आवाज दे के बुलाना आदत है मेरी। 2 मेडल ओलंपिक में लाई हमारी बेटियां 2 साल पहले। सर आप जाग गए सर, बहुत देर से सो रहे थे ये। 2 मेडल लाई ओलंपिक में हमारी बहनें, हमारे देश की लाज रखी बहनों ने। सोना लाई, चांदी लाई, यही लाई, आदमी नहीं लाए लोहे का सरिया तक। जो लाई वहां से मेडल के तौर पे यही जीत के लाई। उसी दिन केजरीवाल साहब ने दिल्ली में एक बयान दिया, मैं भी बचपन से लड़की बनना चाहता था, मुझे मोदी जी ने रोक दिया। हर काम में मोदी, 5 कमरों का फ्लैट। देखो क्या होता है, राजनीति भीतर में बच जाती है, जिसके बच जाती है ना वो कहीं नहीं हटता। हम तो नए बाजार के हैं साहब, हमारे यहाँ एक कांग्रेसी था, उसके पिताजी गुजर गए, तो मैं वहां पर थोड़ा जिम्मेदार हूं, जाना आना पड़ता मुर्दनी में, तो मैं चला गया उनके साथ निगम बोध घाट। तो उसका बाप मरा पड़ा, लेकिन बाप पे ध्यान नहीं उसका। वहां लिखा था मृत्यु अटल है। उसकी निगाह पड़ गई, कह रहा अनिल भाई देख यहां भी राजनीति। मैं यहां कैसे राजनीति? कह रहा ये देख मृत्यु अटल लिख रखा है इन्होंने, अटल। भाई मैंने कहा ये वो अटल नहीं है भाई, इसका मतलब निश्चित होता है। कह रहा नहीं भाई, ये जो है ना अटल जो इन्होंने लिखवाया है ना, ये सिर्फ राजनीति से प्रेरित होकर लिखवाया, मृत्यु अटल है मेरे हिसाब से। मैंने कहा तू बताइयो क्या है? कह रहा मृत्यु ना अटल है ना अडवाणी है, मृत्यु राहुल गांधी है। अगले ने खुद ही बता दिया। वो एक हरियाणा के बच्चे से सवाल करा, बेटा कांग्रेस की स्थापना किसने करी, इसका जन्म कब हुआ? बच्चा हमारे हरियाणा का बोला मास्टर जी मुझे नहीं पता कांग्रेस की स्थापना किसने करी, इसका जन्म कब हुआ, पर नू पता इसका नाश कौन करेगा। सब कुछ पता है, हरियाणा के बच्चे अपने आप में ही मस्त हैं। वो एक बच्चे का रिजल्ट आने वाला था, पिताजी बोले रिजल्ट आने वाला, देख भाई 2 बजे मेरी मीटिंग चल रही होगी, मैं वीआईपी लोगों से घिरा रहता हूं, तेरा रिजल्ट आए तो ओपन मत करियो, इशारों में बताइयो। बोला पापा इशारा कैसा? बोला 1 सब्जेक्ट में फेल हो जाए कह दियो जय श्री राम, 2 में फेल हो जाए कह दियो राधा कृष्णा, 3 में फेल हो जाए कह दियो ब्रह्मा विष्णु महेश। बोला ठीक। 2 बजे बच्चे का रिजल्ट आया, देखा पापा की मीटिंग चल रही है, पापा ने इशारा करा बेटा रिजल्ट का क्या हुआ? बच्चा बोला पापा साचे दरबार की जय। बिल्कुल साफ, कोई नंबर नहीं है साहब। तो ऐसी ऐसी बातें मिलती रहती है और कहीं भी हो सकती है, लेकिन हमने पता नहीं जिंदगी को क्यों टेंशन बना दिया। हर काम की टेंशन, ये टेंशन वो टेंशन। एक हॉस्पिटल के बाहर 2 पंक्तियां लिखी थी कि हंस बोल लेते दिल खोल कर यदि यारों के साथ, तो हमें ना खोलना पड़ता यूं औजारों के साथ। हमें टेंशन पता नहीं इतनी क्यों, हर बात में टेंशन ढूंढ लेते हैं। क्यों सर? अशोक बाबू हर चीज में, मान लो एक मैं उदाहरण देता हूं आप टेंशन का। आप मान लो सड़क पे जा रहे हो, मान लो, जाओ मत, मान लो इस टाइम आप जा रहे हो, आप रहने दो, आप पीआईपी में और किसी को भेजता हूं, सतीश भाई चले जाओ। आप सड़क पे जा रहे हो मान लो, बिना जान पहचान किसी को नमस्ते करके चले जाओ, साला का टेंशन हो जाएगी यार, ये था कौन जो नमस्ते करके गया। ये जीवन की प्रक्रिया बन गई हमारी। एक बैठा टेंशन में, अरे मैंने कहा टेंशन में क्यों बैठा है? बोला एक दिन या सारी दुनिया मर जाएगी। देखो टेंशन कहां कहां से ढूंढ रखी हमने। अरे मैंने कहा टेंशन में क्यों बैठा है? बोला एक दिन या सारी दुनिया मर जाएगी। मैं बोला तो तू टेंशन में क्यों बैठा है? बोला जो सबसे आखिरी में मरेगा उसको शमशान घाट कौन लेके जाएगा? दुनिया टेंशन में बैठी है, पर हमारे हरियाणा का आदमी कोई टेंशन नहीं लेता, मस्ती अलग है। कितने लोग हरियाणा के जरा हाथ खड़े करना। अरे सारे हरियाणा से आए हुए। मैं तो अभी मधुबन चौक पे खड़ा, 3 लड़कियां खड़ी। विजय सुनियो जरा, मधुबन चौक पे एक लखनऊ की, एक दिल्ली की और एक हरियाणा की, 3 लड़कियां खड़ी। एक मनचला घुरता हुआ आया, पैर पत्थर पे लगा, नीचे गिर गया, चोट लग गई, खून निकल आए, परेशान हो गया। अब तीनों लड़कियों के कमेंट सुनना। पहले उत्तर प्रदेश की लखनऊ वाली, थोड़ा अदब का शहर है ना, ओहो चोट लग गई बेचारे के। दिल्ली वाली थोड़ी एटीट्यूड नखरे वाली, बदतमीज कहीं का हरियाणा वाली, और ताड़ ले अपनी बुआ ने। ये है हमारा हरियाणा, हर जगह मस्ती फैली हुई। मतलब मेट्रो में बैठ गया, ताऊ मिल गया, मेरे से बोला अरे छोरे बलबीर का है? मैं बोला ना ताऊ, मैं बलबीर का को नहीं, पर ताऊ तो ताऊ था। बोला बलबीर का है? मैंने भी गुस्से में कह दी हाँ बलबीर का हूं। बोला होगा भाई बलबीर का, पर तू लागता को नहीं, तू नहीं लागता है बलबीर का। अपनी अपनी मस्ती है। लेकिन आज जो महिलाओं ने तरक्की करी है वो अपने आप में विशेष है साहब। पहले महिलाओं को अबला कहते थे, अबला। आज महिलाओं को सबला कहते हैं, सबला। अबला इसलिए कहते थे अशोक जी, पति खर्चे के थोड़े पैसे देता था, पैसे खत्म हो जाते थे, पत्नी पति के पास जाती थी, पैसे खत्म हो गए, अबला।
इसलिए कहते थे अबला। आज नारी सबला है, जो भी है सबला, यही है विशेषता। और ये चलता है जीवन में, क्योंकि महिलाएं आज कोई सोचे कि महिलाओं को कोई बेवकूफ बना दे, भाई साहब कोई पति बेवकूफ नहीं बना सकता। वो एक आया पति लुगाई के पास, बोला गवर्नमेंट ने घोषणा करी है जिसके एक बच्चा होगा गवर्नमेंट 10,000 रुपए महीना देगी, हमारे को 10,000 रुपए महीना मिल जाएंगे, हमारे घर में तो ये हमारा एक बेटा है बंटू, तो हमें 10,000 रुपए मिल जाएंगे। पति के दिल में खोट था, बोला बुरा नहीं मानना तो एक बात कहूं। लुगाई बोली बोल। बोला मेरा एक बच्चा जयपुर में से है। लुगाई बोली लिया, वहां से बच्चा लेकर आया, घर में आके बोला बंटू दिखाई नहीं दे रहा। लुगाई बोली बंटू को उसका पिताजी ले गया। एक बार जरा सारे मिलके तालियां बजाओ साहब, क्योंकि चेहरे पर हंसी और दिल में खुशी होती है। सही मायनों में यही जिंदगी होती है। चेहरे पर हंसी और दिल में खुशी होती है, सही मायनों में यही जिंदगी होती है। और हंसना किसी इबादत से कम नहीं, किसी और को हंसा दो तो बंदगी होती है, किसी और को हंसा दो तो बंदगी होती है। जीवन इसी का नाम है साहब। हम टेंशनों में रहने लगे, और टेंशन होने भी नहीं चाहिए। करेगा यो टेंशन। ये कई लोग तो खामा खा, ये कुछ नहीं करा इस बेचारे ने, इसका काम है। मेरे को हो गई भाई साहब। मैं भी पीछे कविता पढ़ रहा, एक लठ लेके एक आदमी आ गया मूंछों वाला। मैं कहा भाई साहब बैठ जाऊं क्या? बोला तू तो लगा रहा है, मैं तो उसे ढूंढ रहा हूं जिसने बुलाया तेरे को। हो जाती है, हम क्या करें भाई साहब। टेंशन, कितनी टेंशनों से पीछे छुड़वाएं। अभी एक कवि सम्मेलन में चले गए भाई साहब, बुरा हाल महाराज। ये चेतन लगा रहा 1 घंटे टाई पहन के, किसी ने ताली नहीं बजाई। पहन लो टाई, क्या फर्क पड़ता है। ये लगा रहा राजेश अग्रवाल नहा धो के, कोई ताली नहीं बजाई। ये लगी रही बाल खोल के 1 घंटे तक, किसी ने ताली नहीं बजाई। कौन ताली बजाएगा? आखिरी में मैंने कविता सुनाई, पीछे खड़े बाबा ने ताली बजाई। मैं बोला बाबा बहुत मेहरबानी, तेरे को मेरी कविता समझ में आई, तुमने मेरी कविता पे ताली बजाई। बोला मेरे तेरे एक लाइन समझ में नहीं आई, मैं तो तंबाकू कूट रहा हूं। तू तो लगा रहा है बस। तो ये टेंशन कहां से, कितनी मना करे टेंशन भाई साहब। कहीं से भी हो सकती है टेंशन, लेकिन टेंशन लेनी नहीं चाहिए। आज बच्चे हैं 80% नंबर लाते हैं, 90% लाते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं। अशोक जी, हमारे टाइम में ऐसा नहीं था। मेरे टाइम में जब भी मैं पढ़ा, मास्टर ने आत्महत्या करी, मैंने कभी नहीं। मैं क्यों करूं? बोला मैं पास हो जा, मैं रिटायर, मेरे को सस्पेंड कर देंगे। मैं देख, मैं इससे ज्यादा नंबर नहीं ला सकता, तू कल का मरता आज मर जा। मैं कभी नंबर नहीं लाया सर। क्या नंबर लाऊं आज सर? मैं चाहे कुछ भी हूं आज भगवान। तुझे देखो गोलगप्पा सी। मतलब मैं सच बता रहा हूं, आज अशोक बाबू मैं तीसरी में फेल हुआ। ये राजेश भाई है, ये सब लोग अभी इकट्ठे पढ़ते थे, मैं पास होता गया, ये वहीं पढ़ा रहा। वो एक अलग बात है, लेकिन मस्ती से जीना चाहिए। आज बच्चों को टेंशन होने लगी है साहब, क्यों टेंशन रखे हम? मैं स्कूल में गया, पढ़ा, बहुत पढ़ा रहा, कभी नहीं पढ़ा। ज्यादा पढ़ लिख जाओगे क्या बन जाओगे? इंजीनियर, वकील, जज। कभी तीसरी में फेल होकर देखो। बड़े बड़े लोग भाई साहब ऐसे बैठ के सुनते नीचे। और इनका तो कोई मुकाबला ही नहीं है सर। ये तो अद्भुत व्यक्तित्व है गोविंद जी। तो इतने ज्यादा मतलब भावु, इतने सरल व्यक्तित्व मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखे भाई साहब। मेरे से आए, बोले अनिल भाई क्या लोगे? मैंने कहा चाय पी लेते हैं। दोनों चाय पीने लगे। मैंने कहा सर आपके चाय में मक्खी पड़ी है। बोला पड़ी रहने दे साली, कितना पी लेगी? चाय है कि नहीं? सारी चाय सूट गए। ये आज के लोग नहीं है साहब। मैं 1912 से जानता हूं इनको, मेरी 1912 से जाने पिछाड़े इनसे। यहां बता, कनॉट प्लेस की बात है सर। एक पाकिस्तानी, एक चीनी और एक हमारे चाचा जी, ये वहां बैठे हुए, मैं बराबर में बैठा हुआ। अब तालियां चाहिए पूरे सदन की, हाथ उठा के पहले सुन लो। तीनों बैठे हुए। अब जैसी पाकिस्तानी ने कॉफी पी के खत्म करी, कप हवा में उछाल के कप तोड़ दिया गोली मार के। हम पाकिस्तानी हैं जिस कप के अंदर एक बार कॉफी पी लेते हैं दोबारा नहीं पीते। हमारा जलवायु कुछ और है। चीनी जैसी कॉफी खत्म करी, नीचे वाली कुर्सी निकाल के हवा में उछाल के तोड़ दी, गोली मार दी कुर्सी के। हम चीनी हैं जिस कुर्सी के ऊपर बैठकर एक बार कॉफी पी लेते हैं दोबारा नहीं पीते। महामंडलेश्वर गोविंद बाबू, पूरे देश की इज्जत का सवाल। जैसी कॉफी खत्म करी, एक गोली मारी पाकिस्तानी के ठां, दूसरी मारी चीनी के ठां। बोले जिसके साथ तालियां थोड़ी है, जरा मिलके बजाओ। एक बार कॉफी पी लेते हैं दोबारा नहीं पीते। अब 15 दिन हो गए, मेरे पास रोज टेलीफोन आ रहा है इनका।
अनिल यार तेरे साथ एक बार कॉफी पीनी है। भाई यो मन न भी मरवावेंगे यार। आदमी बड़ा ऐसे ही नहीं बना जाता, दिमाग होना चाहिए साहब, दिमाग। और दिमाग हरियाणा वालों में तो वैसे ही होता है। अभी लुगाई बोली 1 किलो लड्डू खाऊंगी बूंदी के। डिजिटल का जमाना है, मैंने डिजिटल से सोचा यार घर पे ही आ जाएंगे। मैंने फोन करा, वहां से फोन आया मधुर स्वर एक बाला का, नमस्कार हम अग्रवाल स्वीट से बोल रहे हैं, कृपया मिठाई के लिए 1 दबाएं, गज्जक के लिए 2 दबाएं, नमकीन के लिए 3 दबाएं। भाई साहब क्या 1 किलो लड्डू लेने थे, टाइम देख लो कितना लगा दिया। मेरे को भाई साहब मिठाई चाहिए थी, मैंने 1 दबा दिया। लड्डू के लिए 1 दबाएं, बर्फी के लिए 2 दबाएं, गुलाब जामुन के लिए 3 दबाएं, रसगुल्ले के लिए 4 दबाएं। मेरे को बेसन के लड्डू चाहिए, मेरे को बूंदी का 1 किलो लड्डू चाहिए था, मैंने भाई साहब मिठाई का 1 लड्डू दबा दिया। बेसन के लड्डू के लिए 1 दबाएं, बूंदी के लड्डू के लिए 2 दबाएं, गूंद के लड्डू के लिए 3 दबाएं, बेसन बूंदी के चाहिए थे साहब 1 दबा दिया। 1 किलो के लिए 1 दबाएं, 5 किलो के लिए 2 दबाएं, 50 किलो के लिए 3 दबाएं, 100 किलो के लिए 4 दबाएं। वो गलती तो 4 पर हाथ पड़ गया मेरा, और अब मर मर गया सारा। 400 किलो लड्डू भी कौन खाओ, राजेश चेतन भी एक टाइम में 20 किलो खावा है। मैं यार तू तो मर गया यार, छोड़ यार तू। मैंने भाई साहब डर के बारे टेलीफोन काट दिया। अब वहां से दोबारा फोन आया, आजकल रिकॉर्ड हो जाते हैं, नमस्कार हम अग्रवाल स्वीट से बोल रहे हैं, अभी आपके यहां से 100 किलो बूंदी के लड्डू का ऑर्डर मिलाया है, बताओ डिलीवरी किस पते पर भिजवानी है। अब मैं भी छठा हुआ हरियाणा का। मैंने कहा बहन जी टेलीफोन मन ने तो मिलाया नहीं, हम घर में 9 भाई हैं, सबसे बड़े वाले से बात करने के लिए 1 दबाएं, 2 नंबर वाले से बात करने के लिए 2 दबाएं, और कुछ भी समझ में ना आए तो फिर जोरदार तालियां बजाएं। आज अशोक बाबू है हमारे, इनका जलवा ही कुछ हो रहा है साहब। आज से नहीं जानता मैं, मेरे ख्याल 1856 से जान पहचान है। 1800 विजय 1856 से जानता हूं मैं इनको। पिछले जन्म में भाई साहब मैं पैदा होने वाला था, मेरे को विष्णु भगवान ने क्या क्या भेजी थी। लक्ष्मी माता ने साफ कह दी विष्णु भगवान से, वो अनिल पैदा होने जा रहा, कुछ बात करनी हो तो कर ले। तो विष्णु भगवान जी ने मेरे को आवाज दी, बोले अनिल कहां जा रहा है। मैंने कहा धरती पे पैदा होने जा रहा हूं। बोले जा, कोई दिक्कत नहीं है, 2 लोगों से बच के रहियो। मैं प्रभु 2 लोगों से बच के रहूं। बोले हाँ। बोले किससे। बोले एक तो गोविंद बाबू पाओगा तने, अरे एक राजेश चेतन। मैंने कहा इनसे क्यों बच के रहना प्रभु। बोला जी जो गोविंद बाबू हैं ये कवि सम्मेलन करवाएंगे, पूरा पेमेंट। मैं प्रभु कोई खास बात नहीं है, और बताओ। बोले एक राजेश चेतन से बच के रहियो। मैंने कहा ये इसमें क्या खास बात है, कैसे। बोले सुनो, राजेश चेतन जी से बच के रहना है, ये तेरे बड़े भाई के रूप में, तेरे गुरु के रूप में, बड़ा होने के रूप में काम करेगा, लेकिन कल ही उसको याद करो महाभारत में जब एकलव्य ने धनुष बाण चलाना सिखाया तो उससे अंगूठा मांग लिया था द्रोणाचार्य ने। जब तू बहुत अच्छा लिखने लगेगा तो ये तेरे से अंगूठा मांगेगा, तो इससे बच के रहना चाहिए। तो मैंने कहा प्रभु मैं क्या करूं। अब तालियां बजाना। बोले तू एक काम कर, तू 2 अंगूठे ले जा, अगर राजेश चेतन मांग है तो एक राजेश को ले दिया। तालियां जरा मिलके बजाओ साहब, ये हंसी है। ये हाथ से नेचुरल निकाला जाता है। हाथ से कोई जरूरी नहीं है कि आप किसी बात से ही निकालो या कोई चुटकुलों से ही निकालो, कहीं से भी निकाल रहा। अभी हमारे अशोक बाबू हैं, 1856 से जान पहचान है भाई साहब। 57 में युद्ध हुआ था झांसी की रानी का। झांसी की रानी के जो पीछे बच्चा बंद रहता, बेरा तुमने कौन है वो। झांसी की रानी के पीछे बालक नहीं बंद रहा था, उसने मुंह निकाला बाहर, क्या हो रहा, तलवार लगी उसके, उन्हें मुंह वापस भीतर कर लिया। यो बैठा है भाई साहब, यो वो बालक है झांसी की रानी के पीछे बंद रहा था, ये जन्म लिया इसने। तो ये वो लोग हैं जिन्होंने देश के लिए कुछ करा। हमारे अशोक बाबू ने देश के लिए कुछ करा, ऐसे ही करा। आज जो इतना पैसा हुआ ये दिमाग से हुआ, ऐसे ही नहीं हुआ भाई साहब। वहां एक चीनी बैठे, एक पाकिस्तानी बैठे, एक सर बैठे अशोक बाबू। पाकिस्तानी ने, सुनो यार, जैसी पाकिस्तानी ने 500 का नोट बनाया, ऐसे बीड़ी बना के 500 का नोट फूंक दिया। बोले हम पाकिस्तानी हैं, 500 के नोट की बीड़ी बना के पी जाते हैं। चीनी 2000 का नोट निकाला, बीड़ी बनाई, 2000 का नोट फूंक दिया। उसने 500 का फूंक दिया, उन्होंने 2000 का। अशोक बाबू ना 500 का फूंकना ना 2000 का, क्योंकि देश की इज्जत का सवाल है, लक्ष्मी माता का अपमान नहीं करना है। इन्होंने बुद्धिमत्ता से काम लिया। चेक बुक निकाली, चेक बुक, उसके अंदर 20 लाख का चेक भरा और उस पर भी साइन नहीं करे। तालियां एक बार मिलके बजा दो साहब। कि क्या पता था रातों रात, क्या पता था रातों रात हो जाएगी ऐसी बात, एक फरमान से ही सड़क पे ला दोगे,
और हमें क्या पता थी ऐसी कड़क बनेगी चाय। नोटबंदी की बात बता रहा हूं साहब, एक धन खो गया सारे का। बोला यार मरवा दिया मेरे को, सारा धन खराब हो गया मेरा। बोला कैसे? बोला यार मोदी जी ने मरवा दिया, नोटबंदी कर दी। तो मैंने कहा चार पंक्तियां क्या कहना चाहेगा मोदी जी के लिए कि क्या पता था रातों रात हो जाएगी ऐसी बात, एक फरमान से ही सड़क पे ला दोगे। और हमें क्या पता थी ऐसी कड़क बनेगी चाय, एक घूंट में ही सारी जीव को जला दोगे। और जियो मेरे लाल की आशीष अंबानी के लिए जियो, जियो, जियो मेरे लाल की आशीष अंबानी के लिए, बाकियों को चाय वाली केतली थमा दोगे। और आपने लुगाई छोड़ी, देश का कसूर क्या है, लगता है धीरे धीरे सबकी छुड़ा दोगे, लगता है धीरे धीरे सबकी छुड़ा दोगे। अभी मनमोहन सिंह जी की बात करी बलजीत जी ने, हमारे मनमोहन सिंह जी थे, सरदार जी थे, ये थे। एक छोट बंद सुनाता हूं, सुनिएगा, एक मुक्तक। उनसे पूछा गया आपका स्टेटस क्या है, तो मनमोहन सिंह जी क्या बोले और मोदी जी क्या बोले। मोदी जी क्या बोले, किसकी मजाल मेरे सामने जुबान खोले। मीडिया वाले ने मोदी जी से पूछा कि एक वो प्रधानमंत्री था बोलता नहीं था और एक आप वो चुप नहीं होते, आपका क्या स्टेटस है। तो मोदी जी ने क्या कहा, किसकी मजाल मेरे सामने जुबान खोले, मुरली मनोहर आडवाणी तक मौन है। और रोमिंग में अनिल है, लोकल में अमित शाह, मेरे पास गुजराती डुअल सिम फोन है। कि ओबामा को भागई जो दुनिया में छा गई, जो ओबामा को भागई जो दुनिया में छा गई, जो मेरे भाषणों में ऐसी जादू वाली टोन है। और पाकिस्तान जानता है, चाइना भी मानता है कि भारत का शेर मोदी दुनिया का डॉन है, भारत का शेर मोदी दुनिया का डॉन है। भारत, उधर मनमोहन सिंह जी के पास गए, वो मनमोहन सिंह जी से बोले जी मोदी जी कह रहे हैं कि किसकी मजाल मेरे सामने जुबान खोले, आप क्या कहते हो। तो मनमोहन सिंह जी क्या बोले, सुनना छंद के हास्य कहां से निकाला है कि उनकी इजाजत के बिन कुछ बोल सकूं, उनकी इजाजत के बिन कुछ बोल सकूं, मैडम के सामने मैं होता भला कौन हूं। और जब से संभाला है ये पीएम का पद मैंने, आप सभी जानते हो तब से ही मौन हूं। कि चाहे जब लौटा दो मुझे घर की मैं पूंजी नहीं, चाहे जब लौटा दो मुझे घर की मैं पूंजी नहीं, बिना ब्याज और बिना शर्त वाला लोन हूं। और अब तालियां चाहिए पूरे सदन की कि चाहे जब लौटा दो मुझे घर की मैं पूंजी नहीं, बिना ब्याज और बिना शर्त वाला लोन हूं। और आउट गोइंग जाती नहीं, इनकमिंग आती रही, साइलेंट किया हुआ सोनिया का फोन हूं, साइलेंट किया हुआ सोनिया का फोन हूं, साइलेंट। एक अंतिम सुना देता हूं मैं भाई साहब, सब मस्ती की बात है। और आज मुझे लगता है कि बलजीत जी हो या सरला जी हो, विनय भाई सबने बहुत बढ़िया पढ़ा, और पीके ने माँ की कविता पढ़ी, और इसने झांसी की रानी के बालक ने इतना बढ़िया पढ़ा। ये सब इन्होंने कमाल करा। राजेश भाई अभी पढ़ेंगे, अपना समापन करेंगे, मुझे भी समय की सीमा है। मैं एक गीत क्या कौन सा सुनाऊं राजू, जो मन करे सुना दो। हास्य की कविता तो हो गया, हास्य बहुत। आप एक गीत सुना दो। एक गीत सुना देता हूं दोस्तों, माँ के बारे में सुनाया, पिता के बारे में सुनाया। चार पंक्तियां तो बेटियों के लिए कहता हूं, गर्भ में मार देते हैं तब कहता हूं कि इसे बेटा बना पालो तो ये इतिहास छू लेगी, करो विश्वास बेटी पर तो ये विश्वास छू लेगी। कभी जीवन में बेटी को नजरअंदाज मत करना, जरा से पंख खोलोगे तो ये आकाश छू लेगी, जरा से पंख खोलोगे तो ये आकाश छू लेगी। ये मीरा की अमर भक्ति जहर से मर नहीं सकती, ये झांसी वाली रानी है किसी से डर नहीं सकती। मदर टेरेसा, लता हो कल्पना या सानिया मेरी, असंभव क्या है दुनिया में जो नारी कर नहीं सकती, असंभव क्या है। वाह 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 वाह। कि त्याग सहनशीलता व दया व क्षमा होती है, त्याग सहनशीलता दया व क्षमा होती है, इन सबको मिला दो तो फिर मां होती है, इन सबको मिला दो तो फिर मां होती है। जीवन है, जीवन में बहुत सारे रस हैं, बहुत सारे रंग हैं, सब कुछ अद्भुत है। लेकिन दोस्तों मुझे पता है कि गोविंद बाबू के साथ जितने लोग जुड़े हुए हैं वो संस्कारों से तो प्यार करते हैं पर अपने देश से भी प्यार करते हैं। हम सब पारिवारिक लोग हैं, हम अपने परिवार से प्यार करते हैं। भगवान ने पैसा दिया, दौलत दी, शोहरत दी, हम आज यहां बैठे हैं, खुशियां मना रहे हैं। कभी हम कल्पना करें हम अपने देश के उन सैनिकों की जो सैनिक हमारे सीमा पर हमारे लिए जान छिड़क देते हैं। हम एक बात तो मैं कहना चाहूंगा, हमको एक आयोजन में आज हम गौशाला में दान करते हैं, हम मंदिर बनवाते हैं, हम लोग प्याऊ लगवाते हैं, भंडारे करते हैं।
थोड़ा सा हमको जागरूक और होना पड़ेगा। ये ऐसा मेरा मानना है, जरूरी नहीं आप करें। जब भी कोई ऐसे बड़े आयोजन करें, सम्मान समारोह जहां हो, ये वाला नहीं, जहां बड़े आयोजन करें, तो अपने आसपास क्षेत्र का अगर कोई शहीद हो तो उनकी पत्नी को और उसके परिवार से मंच पर सम्मानित करना जरूरी हमारा कर्तव्य बनता है। दोस्तों, हम शायद उन लोगों को इतना प्यार या महत्व नहीं देते। हम यहाँ भगत सिंह की कविताएं तो पढ़ देते हैं, चंद्रशेखर की आजाद की कविता पढ़ देते हैं, गांधी जी की कविता पढ़ देते हैं साहब, लेकिन जो लोग देश के लिए काम कर रहे हैं, क्या हम उनके प्रति संवेदना भी नहीं रख सकते? हम क्या करते हैं उनके लिए? कभी कल्पना करिए। हमारे समाज ने हम सब कुछ कर देते हैं, लेकिन अपने सैनिकों के लिए नहीं। परमवीर चक्र गवर्नमेंट दे देती है, अशोक चक्र दे देती है, वो कहां तक सार्थक है? कविता में बताता हूं। 9 पंक्ति की कविता है, सुनिएगा साहब। देश की कविता पढ़ता हूं क्योंकि अन्य विषय हो चुके हैं। राजेश भाई सुनिएगा। सैनिक के सीमा पर गोली लग जाती है। इसमें इको तो नहीं होगा भैया? थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ सकता है बिना सीटी के? थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ा दो, क्योंकि 15 दिन से लगातार इतने कवि सम्मेलन करे हैं। मुझे पता है मैं आपके सामने बोला जरूर हूं, लेकिन मैं कितने स्टैमिना से, कितनी मेहनत से बोला हूं ये मैं जानता हूं, क्योंकि लगातार 15 दिन हो गए मेरे को रातों को 3-3 बजे सोते हुए। गला बैठ गया है, बोला नहीं जा रहा। लगातार आगे 10 तारीख तक कवि सम्मेलन है, पर मुझे आज आना था राजेश भाई के आदेश पे, गोविंद जी के आदेश पे। ऐसा मन था कि दिन में सोऊं 6-7 घंटे, तब आराम करूं, लेकिन यहां आया हूं तो एक कविता सुनना। आपका पूरा प्यार चाहिए। मेरी ऊर्जा बहुत कम है, लेकिन मुझे ऊर्जा मिलेगी आपकी तालियों से। एक बार तालियां बजा दें, मैं सुनाना चाहता हूं। मुझे लगता है यह कविता आपको बहुत पसंद आएगी। जितना मैंने सुना है उससे कहीं अलग ये कविता है। सैनिक के सीमा पर गोली लग जाती है, 3-4 मिनट में मरने वाला है, उसे पता है कि मैं जाने वाला हूं। तो सैनिक का दर्द, कविता का जो शीर्षक है सैनिक का दर्द, और वो दर्द क्या हो सकता है ये मैंने कल्पना करी है। और मैं एक बात और कहना चाहता हूं, आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं, क्योंकि कविता छोटी सी है, 3-4 मिनट में ही खत्म हो जाएगी। कभी नरेंद्र बाबू, कभी सर आपने कल्पना करी है कि हम व्यापारी लोग भी धरना प्रदर्शन कर देते हैं, किसान तक करने लगे हैं, नेता तो हर रोज करते हैं, हर वर्ग करता है। कभी देखा है कि सैनिक धरना करता है, प्रदर्शन करता है? क्या उसकी कोई डिमांड नहीं होगी? क्योंकि वो देश को समर्पित है, वो सच्चा सैनिक है, वो कभी नहीं करता ये कार्य। दोस्तों, मैंने उसके दर्द को अपनी कविता में गाया है। आपका प्यार और समर्थन उतना ही मिलना चाहिए जितना हास्य पे मिला है, जितना और कविताओं पे मिला है, उससे ज्यादा प्यार मिलना चाहिए, तालियां मिलनी चाहिए सैनिक के लिए। सुनिएगा साहब। बहुत अच्छा, बढ़िया। श्वास का गोली लग गई है, सुनना समर्पित करता हूं पीछे तक के लोगों को सर, और ये 4 लोगों को विशेष रूप से एक बार उनको थोड़ा सा आगाह करा दे सर। सुनिएगा साहब, 3 मिनट की कविता। श्वास का अंतिम पहर हूं, श्वास का अंतिम पहर हूं, हो गई जीवन की शाम, मेरा अंतिम गीत सुन लो फिर हमारी राम राम। श्वास का अंतिम पहर हूं, हो गई जीवन की शाम, मेरा अंतिम गीत सुन लो फिर हमारी राम राम, फिर हमारी राम राम। साहब, एक बार मैं नाथुला पास गया था, एक सैनिक खड़ा हुआ वहां चोटी पर, ना जाने कितने 1000 फीट की ऊंचाई पर अकेला। तो मैंने नीचे सैनिक से पूछा, राजेश भाई, मैंने कहा ये सारा दिन ऐसे ही खड़ा रहेगा? कह रहा ये सारा दिन सुबह नाश्ता करके ये वहां सीटी मारे, इसको छेड़ो मत भैया, बिल्कुल वहीं पर कर दो जहां था ये वहीं पर खड़ा रहेगा सारा दिन। अभी इसमें सीटी लगा रहा, थोड़ा आपने छेड़ दिया इसको, आप वैसे ही रहने दो प्लीज। तो मैंने कहा वहां नाश्ता कैसे पहुंचाते हैं? बोला एक सैनिक इसका नाश्ता देकर आता है, वो नाश्ता देकर वापस आ जाता है, क्योंकि वहां आग नहीं जल पाती है। ये मैंने खुद देखा। तो मैंने कहा सारा दिन वहां खड़ा रहेगा, हर रोज खड़ा रहेगा? बोले हाँ। तो मैंने कहा ठंड में क्या होता है? बोला ठंड में -10 डिग्री तापमान होता, तब भी वो वहीं खड़ा रहता है, 10 डिग्री। आप कल्पना करो कि -10 डिग्री में एक व्यक्ति पहाड़ पर अकेला खड़ा है, दुश्मन को देख रहा है। साहब, कभी कल्पना कर सकते हैं हम उस बात की? हम अपने घर में 5 डिग्री के अंदर रजाइयां ओढ़कर बैठे रहते हैं, 4 बार चाय पीते हैं, सबसे मिलते जुलते हैं। कोरोना में 2 साल हम अपने घर में रहे, मरने को हो गए बिना समाज के, वो आदमी अकेला खड़ा है। कभी हमने कल्पना करी है सैनिक कितनी मेहनत करता है? साहब, मैंने कल्पना करी, तब लिखा कि श्वास का अंतिम पहर हूं, हो गई जीवन की शाम, मेरा अंतिम गीत सुन लो फिर हमारी
राम राम फिर हमारी राम राम। बोला मैं मरूंगा, मेरे गोली लग गई, अब मेरे को जाना है, मेरी लाश मेरा शव मेरे घर पर ले जाएंगे, तो क्या गुजरेगी उस मां पर, क्या गुजरेगी उस पिता पर, क्या गुजरेगी उस बेटी पर, तो कह देना दो शब्द, सुनिएगा साहब, और आपका प्यार चाहता हूं सैनिक के चरणों में, कि कह देना कि हो गया बेटा समर्पित भारती की शान में। कहना मां रोइयो मत तू, हो गया बेटा समर्पित भारती की शान में, फिर जन्म लूंगा पिता से कहना हिंदुस्तान में, फिर जन्म लूंगा पिता से कहना हिंदुस्तान में। मां से कहना पा लिया है, सबसे ज्यादा मार होती है साहब, मां से कहना पा लिया, बेटे ने जन्नत का मकाम, मेरा अंतिम गीत सुन लो फिर हमारी राम राम, फिर हमारी राम राम। और 6 पंक्तियां अंतिम पढ़ता हूं साहब। हम अपने परिवार के लिए तो रोते हैं, दिया भी जलाते हैं, श्राद्ध भी करते हैं, लेकिन दोस्तों कभी कल्पना करना सच्चे लोग कहां खड़े हुए हैं इस देश के। हम नेताओं को पूछते हैं, हम शाहरुख खान को पूछते हैं, अमिताभ बच्चन को, तेंदुलकर को, इनसे ज्यादा कहीं बड़े ग्रेट वो लोग हैं जो सीमा पर खड़े होते हैं साहब। परमवीर चक्र दे देती है गवर्नमेंट, अशोक चक्र बांट देती है। मैंने अखबार में पढ़ा, एक शहीद की वाइफ पत्नी पेंशन के लिए चक्कर काटती रही, पेंशन नहीं मिली, और एक गांव जहां शहीद हुआ, गवर्नमेंट ने याद करा, सरकार ने याद करा, लोगों ने झंडा फहरा दिया, तिरंगे में लिपटा दिया, बात खत्म हो गई। उसके पास पैसे नहीं थे, घर की बिजली का बिल तक काट दिया गया। ये हमारा देश कर रहा है, हम किस अंधकार में बैठे हुए हैं सर। ये मौज मस्ती हम मनाते हैं। मैं हास्य का कवि जरूर हूं, लेकिन देश को भी जीता हूं, हर तरफ निगाहें भी रखता हूं और अपनी संवेदनाएं भी जीता हूं। मैं मां की कविता भी पढ़ता हूं, मैं बेटी की भी पढ़ता हूं, पिता की भी पढ़ता हूं, लेकिन लोग हास्य की डिमांड करते हैं तो हास्य भी सब आपके समक्ष रखता हूं, लेकिन सच्चाई बता रहा हूं। तो क्या सैनिक का दर्द होगा कि आप बेशक हम शहीदों को पदक मत दीजिए, राजेश भाई, आप बेशक हम शहीदों को पदक मत दीजिए, रो रहा परिवार बेबस ख्याल उनका कीजिए, भूख से बच्चे न तड़पे, भूख से बच्चे न तड़पे, कर दो इतना इंतजाम, मेरा अंतिम गीत सुन लो फिर हमारी राम राम, फिर हमारी राम राम। अंतिम 3 पंक्तियां पढ़ता हूं और अपना स्थान लेता हूं। और उठा देना तालियां उन शहीदों के चरणों में, मुझे पता चले मैं किस समाज के अंदर कार्यक्रम शहीदों का पढ़ रहा हूं। बहुत तालियां बजाते हैं हम हंसी पर, ठाकों पर, मस्ती पर, लेकिन मुझे पता चले कि शहीदों के प्रति कितना समर्पण है, मैं देखना चाहता हूं साहब। सैनिक के गोली लग जाती है, मरने वाला है। एक नेता ने बयान दिया साउथ वाले ने, अरे मर गए तो क्या हुआ, तनख्वाह नहीं देती क्या गवर्नमेंट। मैं कहता हूं हमारे में से कितने लोग हैं जो 5 लाख रुपए महीने में या 2 लाख रुपए महीने में अपनी जान दे देंगे 60 डिग्री तापमान में या 60+ डिग्री तापमान में। हमारे में से कौन है जो सीमा पर खड़ा हो जाएगा। दोस्तों ये जज्बा देशभक्ति का भगवान बनाकर भेजता है। भगत सिंह, आजाद, ना जाने कितने ऐसे शहीद हैं, कितने ऐसे हमारे क्रांतिवीर हैं जिनके लिए ये धरती माता आज भी तरसती है। दोस्तों हम क्या हैं उनके मुकाबले में। लेकिन मैं एक प्रूफ करता हूं, भैया 1 मिनट इसको बाहर भेज दो, ये अभी जो बोतल उठा रहा है, सुन जाओ भैया, बाद में आना 2 मिनट बाद। अब सुन लो साहब, मैंने प्रूफ किया है कि भीतर में जज्बा कैसे होता है। मरने वाला है शहीद, गोली लग जाती है, मैंने 6 पंक्तियां पढ़ी, अंतिम 3 और पढ़ता हूं। सीमा पर एक तिरंगा है, गोली लग जाती है, मरने वाला है, तो क्या उसके मन में धड़कने, क्या देश जागता है। अगर आपको लगे कि देश जगाया है तो पूरे सदन का आशीर्वाद चाहूंगा कि धड़कने अब गीत वंदे मातरम गाने लगी। मां को संदेश दे दिया, वो रोएगी, देश को संदेश दे दिया, अब मैं मरने वाला हूं आखिरी में। तो देशवासियों से विनती करता हूं साहब सुनिएगा, अंतिम क्षण है कि धड़कने अब गीत वंदे मातरम गाने लगी, अलविदा
ऐ दोस्तों अब नींद सी आने लगी, अलविदा ऐ दोस्तों अब नींद सी आने लगी। मूंद कर आंखें करूं मैं, मूंद कर आंखें करूं अब उस तिरंगे को सलाम। मेरा अंतिम गीत सुन लो फिर हमारी राम राम। श्वास का अंतिम पहर हूं, हो गई जीवन की शाम। मेरा अंतिम गीत सुन लो फिर हमारी राम राम, फिर हमारी राम। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं जय, मुझे बहुत अच्छा इस बात पर लगा, हास्य पूरा देश सुनता है, पूरे देश में जाता हूं, बाबूजी की आंखें नम हो गई हैं। ये सच्ची देशभक्ति है जो भीतर में है। हम अपने परिवार के लिए तो रो पड़ते हैं, दादाजी गुजर गए रोने लगे, घर में कुछ हो गया, अशोक भाई की आंखें देखता हूं कितनी नम हो गई है, तो इसका मतलब आपके दिल में देश धड़कता है। वरना क्या जरूरत है कि रोने की या देशभक्ति की कविता पर खड़े होकर ताली बजाने की या सोचने की। अशोक भाई जैसे लोग जब भावुक होकर रोने लग जाते हैं तो ये इस देश हमारे सबके दिल में धड़कता है, जगाने वाला चाहिए साहब। और ये कविताओं का मंच, ये राजेश भाई का मंच, ये हमारे गोविंद बाबू का मंच, जिसके अंदर देश की बातें भी होती हैं, मां की बात भी होती है, हास्य की बात भी होती है, पिता की बात भी होती है। ऐसी गोष्ठियां सार्थक होती हैं जो हमारे देश को आगे ले जाती हैं। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।